हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडीमीट फ्रेंड्स। इस वीडियो में साइंस का ये हमारा थर्ड पार्ट होगा। मैंने ऑलरेडी 2 पार्ट करा चुका हूँ और दोनों पार्ट में हमारे 60 एमसीक्यू क्वेश्चन हैं और इसमें भी हमारे 60 एमसीक्यू क्वेश्चन होंगे जो कि सभी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं। और ये जो है 2011 से लेकर 2024 तक के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ। तो फ्रेंड्स, मेरे अगर चैनल पे न्यू विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि कोई आपसे वीडियो जो है मिस ना हो सके। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं स्टार्ट करता हूँ। फर्स्ट मेरा क्वेश्चन है कि रसोई घर के कचरे को खाद में परिवर्तित करने के कुछ चरण जो सही क्रम में नहीं हैं वो नीचे दिए गए हैं, वो बताना है आपको। तो हमारा फर्स्ट में क्या है, हमारा गड्ढे की तली में रेत की परत बिछाकर ढक दीजिए और एक कचरे को गड्ढे में डालिए। और सी है हमारा, गड्ढे को घास अथवा टाट के बोरे से पोल रखकर ढकिए। और डी में है, अब ढके में केंचुए डालिए। तो ये जो है हमारा, ये गलत है। ये फ्रेंड्स जो है हमारा क्या है, गलत है, क्योंकि हम इसमें जो हमारा ये डी जो है यहाँ पे, ये डी हमारा क्या आएगा, डी जो हो अब गड्ढे में केंचुए डालिए, ये हमारा डी जो है 3 टाइम्स में आएगा। तो इसलिए ये नहीं होगा। चलते हैं सेकंड ऑप्शन में। बी हमारा है जो है, गड्ढे की तली में रेत की परत बिछाकर, ये तो सही है हमारा। उसके बाद से कचरे को गड्ढे में डालिए, जो कि ए है, यहाँ पे सी है, तो ये भी हमारा गलत है। उसके बाद से हमारा क्या है, गड्ढे की तली में रेत की परत बिछाकर एक ढक दीजिए, तो ये हमारा सही है, 1 हो जाएगा। और फ्रेंड्स उसके बाद से दूसरा क्या होगा, दूसरा हमारा क्या होगा, कचरे को गड्ढे में डालिए, ये हमारा दूसरा होगा। उसके बाद से हमारा, अब गड्ढे में केंचुओं को डालिए, ये 3 हो जाएगा। और 4 हो जाएगा, गड्ढे को घास अथवा टाट के बोरे से पोल रखकर ढकिए। तो ढकने का काम क्या लास्ट में करेंगे, इसलिए आंसर जो हमारा होगा वो सी हो जाएगा, BADC हो जाएगा। इसको मैं नंबरिंग ठीक से कर देता हूँ। BADC ये हमारा ये फर्स्ट हो जाएगा, और सेकंड जो हमारा ए हो जाएगा, थर्ड जो हमारा डी हो जाएगा, और फोर्थ जो हमारा सी हो जाएगा। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा सी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन है मेरा फ्रेंड्स, 2 जीव अच्छे मित्र हैं और साथ साथ रहते हैं। इनमें से एक आवास, जल तथा पोषक तत्व प्रदान करता है, जबकि दूसरा भोजन बनाता है एवं प्रदान करता है। जीवों के इस प्रकार के संबंध को कहते हैं। तो इस प्रकार के जीवों के क्या कहते हैं, तो सहजीवी करते हैं, जो कि ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा। सहजीवन है, जैसे में जब 2 जीव साथ साथ रहते हैं, इनमें से एक जीव दूसरे को आवास तथा पोषक प्रदान करता है, तो जबकि दूसरा जीव भोजन बनाता है एवं प्रदान करता है, तो इस प्रकार के संबंध को सहजीवन कहते हैं। याद रखना है फ्रेंड्स। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। और उदाहरण में, जैसे में सहजीवन के उदाहरण में कौन सा पौधा ले लेते हैं, तो लाइकेन ले लेते हैं, ये हमारा क्या हो जाएगा, लाइकेन जो हो जाएगा ये हमारा सहजीवन हो जाएगा, लाइकेन। तो ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है, आहार नाल पाचन नली में निगला गया भोजन नीचे की ओर गति करता है, क्योंकि ग्रास नली ग्रसिका की भीति की पेशियां संकुचन करती है। यही हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ऑप्शन ए हो जाएगा, ग्रास नली ग्रसिका की भीति की पेशियां संकुचन करती है। चलते हैं और भी क्वेश्चन, हम और भी ऑप्शन देख लेते हैं। भोजन के साथ लिया गया तरल पदार्थ प्रवाहित होता है, तो नहीं होगा। गुरुत्वीय बल लगता है, ये भी नहीं होगा। और हष्टपुष्ट जीव भोजन को नीचे जाने के लिए बल प्रदान करती है, ये भी हमारा नहीं होगा। तो ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, 123 का आंसर हमारा क्या हो जाएगा ई हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है, मेढक तथा केंचुए दोनों अपनी त्वचा से श्वसन करते हैं। यही कारण है कि दोनों जीवों की त्वचा होती है, कैसी होती है, तो आर्द्र एवं श्लेष्मीय होती है। ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। त्वचीय श्वसन ऐसी प्रक्रिया है जिसमें पशुओं की त्वचा के माध्यम से गैसों का आदान प्रदान होता है, और मेढक तथा केंचुए दोनों ऐसे जीव हैं जो कि अपनी त्वचा से श्वसन करते हैं, जिसके कारण इसकी त्वचा आर्द्र और श्लेष्मीय होती है। तो ये कितना बार पूछा गया है कि मेढक केंचुए दोनों अपनी त्वचा श्वसन से करते हैं, यही कारण है कि दोनों जीवों की त्वचा जो है आर्द्र और श्लेष्मीय होती है। ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा।
क्वेश्चन है, पिकनिक पर जाते समय किसी छात्र ने यात्रा समाप्त होने तक बस के ओडोमीटर का पाठ्यांक प्रत्येक 10 मिनट पश्चात नोट किया। अंत में उसने इन पाठ्यांकों को नीचे दर्शाई सारणी में लिखा। जैसे में 8 बजे 78,752 किलोमीटर चलता है। तो फ्रेंड्स, ऐसा जब क्वेश्चन जब भी आए साइंस में, तो सबसे पहले हम एक फर्स्ट वाला आंकड़ा लेते हैं और नीचे वाला सबसे लेते हैं और ये दोनों का डिफरेंस घटा देते हैं। तो दोनों का डिफरेंस जो है वो हमारा, इसका डिफरेंस जब निकालिएगा तो हमारा आएगा 54 किलोमीटर। कितना आएगा? 54 किलोमीटर। और इसका जो है, इसका आंसर जो है बस की समस्त यात्रा की मीटर प्रति सेकंड में और औसत चाल थी। ये प्रति सेकंड में बताना है, याद रखिएगा, देख लीजिएगा पहले कि क्वेश्चन जो है वो हमारा प्रति सेकंड में पूछ रहा है या प्रति मिनट में पूछ रहा है। तो यहाँ पे 54 किलोमीटर हो जाएगा। अब देखिए निकालते हैं इसको। 54 किलोमीटर को हम जब मीटर प्रति सेकंड में करने के लिए हम क्या करते हैं, 54 में 1000 से क्या करते हैं, गुना करते हैं। उसके बाद से हमको निकालना है क्या, औसत गति निकालना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, अब एक घंटे में हमारे कितने सेकंड्स होते हैं, तो 60 सेकंड्स होते हैं। सॉरी, एक घंटे में कितने मिनट्स होते हैं हमारे, तो 60 मिनट्स होते हैं। और अब ये पूछेंगे कि 1 आवर में कितने सेकंड होते हैं, इसलिए कि इसको तो मीटर प्रति सेकंड में निकालना है। तो 1 आवर में हमारे 3600 सेकंड होते हैं। तो हम 3600 सेकंड से क्या करेंगे, भागा देंगे। तो 2 जीरो से 2 जीरो कटा, ये 5 दूना 10 हो गया, ये 18 हो गया, 18 3 54 हो गया। आंसर हमारा कितना हो गया, 15 हो गया। तो क्या हो जाएगा हमारा, फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा, ई हो जाएगा, 15 इसका निकल गया। ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा। क्वेश्चन है, आपको एक अवतल दर्पण, एक अवतल लेंस और एक उत्तल दर्पण तथा एक उत्तल लेंस दिया गया है और किसी बिंब का विवर्धित प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए आप उपयोग कर सकते हैं या तो अवतल लेंस अथवा उत्तल लेंस, या अवतल दर्पण तथा उत्तल दर्पण, या अवतल दर्पण तथा अवतल लेंस, या हमारा अवतल दर्पण अथवा उत्तल लेंस। तो हमारा डी हो जाएगा, अवतल दर्पण तथा उत्तल लेंस को हम यूज करेंगे। उत्तल दर्पण यहाँ पे दिया हुआ है, उत्तल दर्पण और अवतल लेंस द्वारा गठित छवियों हमेशा आकार में छोटी, आभासी और सीधी होती हैं। अवतल दर्पण और उत्तल लेंस द्वारा गठित छवियां जो है वस्तु की क्रमशः दर्पण और लेंस से दूरी पर निर्भर होती हैं। इसलिए अवतल दर्पण या उत्तल लेंस का उपयोग करके बड़ी छवि को प्राप्त किया जा सकता है। तो यहाँ पे क्या होगा, अवतल दर्पण तथा उत्तल लेंस हो जाएगा हमारा। ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से खरीफ फसलों का समूच्चय चुनिए। तो हमारा खरीफ फसल बताना है, कपास, धान, मटर, अलसी। तो इसमें हमारा जो है धान तो होगा, कपास जो है वो भी होगा हमारा, मटर जो है वो नहीं होगा क्योंकि ये रबी फसल में आता है, इसलिए नहीं होगा। तो हमारा धान जो है, मक्का है, कपास है, सोयाबीन है, ये सभी जितने हैं ये सब खरीफ फसल में आते हैं। इसलिए आंसर हमारा क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, क्योंकि खरीफ फसलें वे फसलें होती हैं जो कि जून जुलाई में बोई जाती हैं और तथा मानसून के बाद काट ली जाती हैं। जब धान, ज्वार, मक्का, कपास, सोयाबीन, मूंगफली, तिल, अरहर, ये सब जितने हैं ये सब खरीफ फसल में आते हैं। इसको स्क्रीनशॉट करके इसको लिख लीजिएगा कि खरीफ फसल में कौन कौन से आते हैं। इसलिए कि रबी फसल से, रबी और खरीफ फसल से दोनों से एग्जाम में सेटेड के एक नए क्वेश्चन आते ही आते हैं। तो धान, ज्वार, मक्का, कपास, सोयाबीन, मूंगफली, तिल, अरहर, खरीफ, ये सभी होते हैं। ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स हमारा, फसली पौधों पर खरपतवार के प्रभाव के विषय में नीचे दिए गए कथनों का अध्ययन कीजिए। तो ये फसली पौधों की आरोग्य वृद्धि में सहायता करती है, ये गलत है। ये कटाई में बाधा उत्पन्न करते हैं, हाँ ये सही है। खरपतवार ये पादप की वृद्धि को प्रभावित करते हैं, ये भी सही है हमारा। ये फसली पादपों से जल, पोषकों, स्थान तथा प्रकाश के लिए स्पर्धा करते हैं, ये भी हमारा सही है। तो बी सी डी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, जो कि बी सी डी हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स।
क्वेश्चन है, जब हम सोडियम हाइड्रोक्साइड के ताज़ा बने जलीय विलयन में एल्युमिनियम की पन्नी डालते हैं तो कोई गैस उत्पन्न होती है। नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा कथन जो है इस गैस के गुणों का सही वर्णन करता है? तो रंगहीन एवं गंधहीन गैस जो जलती माचिस की तीली को बुझा देती है, ये गलत है। रंगहीन एवं गंधहीन गैस जो जलती मोमबत्ती के जलने में सहायता करती है, ये भी गलत है हमारा, ये भी गलत है। तीक्ष्ण गंध वाली भूरे रंग की गैस, ये भी गलत है हमारा। रंगहीन एवं गंधहीन गैस जो जलती माचिस की तीली नज़दीक लाने पर पॉप ध्वनि उत्पन्न करती है, तो ये हमारा सही हो जाएगा। डी हमारा क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर होगा। रंगहीन एवं गंधहीन गैस जो जलती माचिस की तीली नज़दीक लाने पर पॉप ध्वनि उत्पन्न करती है। आंसर हमारा क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। क्वेश्चन है, नीचे दिए गए ऑक्साइडों में से किसका जलीय जो है विलयन नीले लिटमस का रंग लाल कर देगा? तो कॉपर ऑक्साइड गलत है, आयरन ऑक्साइड ये भी गलत है हमारा, मैग्नीशियम ऑक्साइड ये भी गलत है हमारा, सल्फर डाइऑक्साइड ये हमारा सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सल्फर डाइऑक्साइड हो जाएगा। जो ऑक्साइड जल में अभिक्रिया करके अम्ल बनाते हैं तथा क्षारों से क्रिया करके लवण बनाते हैं, उन्हें अम्लीय ऑक्साइड कहते हैं। और SO2 एक अम्लीय ऑक्साइड कहते हैं। और SO2 जल में काफ़ी विलय है, जल में घुले यह सल्फ्यूरिक अम्ल का निर्माण करती है और इसका जलीय विलयन नीले लिटमस को लाल कर देता है। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हमारा डी हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा समाप्त होने वाले प्राकृतिक संसाधनों का युगल है? बताना है। कोयला तथा मृदा, पेट्रोलियम तथा जल, या खनिज तथा वन्यजीव, या प्राकृतिक गैस तथा सूर्य का प्रकाश। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, जो कि खनिज तथा वन्यजीव जो है ये समाप्त होने वाला प्राकृतिक संसाधनों का एक युगल है। खनिज समाप्त हो सकता है, वन्यजीव समाप्त हो सकता है, लेकिन कोयला मृदा नहीं होगा, पेट्रोलियम तथा जल ये भी नहीं हो सकता, प्राकृतिक गैस तथा सूर्य का प्रकाश ये भी नहीं हो सकता। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा। क्वेश्चन है, विशेष क्षेत्रीय स्पेसीज के विषय नीचे दिए गए हैं, इन कथनों में से कौन सा कथन जो है हमारा सत्य है? बताना है। अपने आवास के नष्ट होने का इन पर कोई प्रभाव नहीं होता, तो ये हमारा गलत है। ये केवल चिड़ियाघरों एवं वनस्पतिक उद्यानों में पाई जाती हैं, ये भी गलत है हमारा। इसलिए केवल जो भी आ जाए तो ज़्यादा करके गलत होता है। ये केवल विशिष्ट आवास में ही पाई जाती हैं। और विशिष्ट क्षेत्रीय स्पेसीज कभी भी संकटपन नहीं हो सकती, ऐसा नहीं है, हो सकती है, ये भी गलत है हमारा। कोई भी चीज़ संकटपन हो सकता है। तो विशेष क्षेत्रीय प्रजातियों जीवों की वे प्रजातियां होती हैं जो विशिष्ट क्षेत्रों में पाई जाती हैं और वे दुनिया में और कहीं मौजूद नहीं होती। जैसे असम के काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में पाए जाने वाला एक सींग का गैंडा है जो भारत की एक विशिष्ट क्षेत्रीय प्रजाति है। तो इसलिए आंसर हमारा क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। यह केवल विशिष्ट आवास में ही पाई जाती हैं। ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। क्वेश्चन है, नीचे दिए गए युगलों में से कौन सा युगल जो है लक्षणों को आनुवांशिकता से संबंधित है? तो फर्स्ट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, क्रोमोसोम गुणसूत्र तथा जीन, यही ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अप्रोप्रिएट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा इसका। क्रोमोसोम गुणसूत्र तथा जीन जो है यह एक लक्षणों का आनुवांशिकता का एक लक्षण है, तो इसलिए ऑप्शन हमारा ए हो जाएगा। DNA के क्रियात्मक खंड को जीन कहते हैं और जीन जीवों को वसंगति इकाइयाँ होती हैं। वे माता पिता से वंशानुगत जानकारी अपनी संतानों के लिए ले जाते हैं। जीन जो कि गुणसूत्रों में घनीभूत होते हैं, जो कोशिका के केंद्रक में गुणसूत्र बेलनाकार होते हैं तथा इसके पेलिकल मैट्रिक्स तथा क्रोमोडिट्स 3 भाग होते हैं। इसलिए आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ये हमारा आंसर जो हो जाएगा वो सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है मेरा, नीचे दिए गए भिन्न संयोजनों में से जंतु कोशिका के संदर्भ में पदों का कौन सा संयोजन सही है? बताना है। तो केंद्रक जो है प्लास्टिड, कोशिका झिल्ली, कोशिका भित्ति, ये गलत है क्योंकि इसमें प्लास्टिड जो है हमारा नहीं होगा। कोशिका झिल्ली क्रोमोसोम, राइबोसोम और माइटोकॉन्ड्रिया, तो ये हमारा सी जो है वो सही हो जाएगा क्योंकि इसमें पूछा है जंतु कोशिका में, तो जंतु कोशिका में हमारा प्लास्टिड तो होगा नहीं। तो हमारे जंतु कोशिका में क्या होता है, कोशिका झिल्ली होती है, क्रोमोसोम भी होता है, राइबोसोम भी होता है और माइटोकॉन्ड्रिया भी होता है। इसलिए आंसर हमारा क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। क्वेश्चन है, नीचे दिए गए जनन से संबंधित पदों के समुच्चय पद विचार कीजिए।
शुक्राणु अंडवाहिनी अंड गर्भाशय, फर्स्ट हमारा ऑप्शन है। सेकंड है अंडोत्सर्ग अंड अंडवाहिनी गर्भाशय, या शुक्राणु वृषण, शुक्राणु नलिका, या शिशन, ऋतुस्राव, या अंड अंडवाहिनी, या गर्भाशय। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, सी हो जाएगा, डी हो जाएगा, लेकिन ये नहीं होगा क्योंकि शुक्राणु अंडवाहिनी अंड गर्भाशय जो है इसमें हमारा ये जनन से संबंधित हमारा कौन सा इसमें नहीं है, तो हमारा अंड नहीं है, सॉरी अंड नहीं, अंड हमारा गर्भाशय नहीं है। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, इसको सॉरी ये सभी है, लेकिन इसको बताना है कि ये कैसे कैसे इसको सजाना है। जैसे में अंडोत्सर्ग अंड अंडवाहिनी गर्भाशय, तो ऐसे इसको हम बोल सकते हैं, ऐसे ये सीरियल वाई है, शुक्राणु वृषण, शुक्राणु नलिका और शिश्न। ये भी हमारा क्या है, ये ऋतुस्राव अंड अंडवाहिनी और गर्भाशय, ये भी हमारा क्या है, सीरियल वाई है। इसलिए ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, बी सी डी हो जाएगा, बी सी डी हो जाएगा। चलिए इसको देख लेते हैं फ्रेंड्स। शुक्राणु वृषण और शुक्राणु नलिका शिश्न मानव प्रजनन प्रणाली के भाग हैं, जबकि अंडोत्सर्ग अंड अंडवाहिनी जो है गर्भाशय योनि स्त्री प्रजनन प्रणाली के भाग हैं। हाँ फ्रेंड्स, मैं यही बताने वाला था कि शुक्राणु अंडवाहिनी अंड और अंडाशय जो है ये स्त्री के ये होते हैं, स्त्री में होते हैं, पुरुष में नहीं होते हैं। और ये जो है अंडोत्सर्ग अंड अंडवाहिनी गर्भाशय ये जो है हमारे शिशु मानव जनन प्रणाली के भाग, जबकि अंडोत्सर्ग अंडवाहिनी योनि स्त्री प्रजनन जो है ये हमारे स्त्री के भाग होते हैं। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, बी सी डी हो जाएगा। ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न पे। टेडपूल के कायांतरण के लिए जल में निम्नलिखित में से किस तत्व की उपलब्धता आवश्यकता है। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, 136 का आंसर हमारा क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, आयोडीन। क्योंकि आयोडीन अगर नहीं रहे जल में तो उसमें टेडपूल के कार्बन के जल में ये नहीं हो सकता। क्योंकि कायांतरण एक जीव जो है वैज्ञानिक प्रक्रिया है जिसमें किसी जानवर के पैदा होने या अंडे से निकलने के बाद कोशिकाओं की बढ़ोतरी से उसके शारीरिक ढांचे में कम समय में बड़े परिवर्तन आ जाते हैं। जैसे मेढक का बच्चा टेडपोल है, कुछ ही दिनों में कायांतरण करके मेढक बन जाता है, और टेडपोल के कायांतरण के लिए जल में आयोडीन की आवश्यकता होती है। तो इसलिए आंसर हमारा क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा उच्च प्राथमिक स्तर पर विज्ञान शिक्षण का उद्देश्य नहीं है, इसमें से बताना है। तो प्रश्न पूछने और जांच पड़ताल कौशलों का विकास करना ये हमारा नहीं है। तकनीकी कौशल अर्जित करना ये हमारा है फ्रेंड्स। प्रक्रमण कौशल अर्जित करना ये भी नहीं है हमारा। वैज्ञानिक साक्षरता अर्जित करना ये भी नहीं है। प्राथमिक स्तर पर विज्ञान शिक्षण का उद्देश्य नहीं है। तकनीकी कौशल अर्जित करना ये हमारा विज्ञान शिक्षण का उद्देश्य नहीं है। इसलिए ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, बी है। बाकी सब होंगे, इसलिए मैं यहाँ पे काटा था कि ऑप्शन ये नहीं होंगे इसमें। प्रश्न पूछने और जांच पड़ताल कौशल का विकास करना ये हमारा ऑप्शन में नहीं होगा, लेकिन इसका सही होगा आंसर, ये हमारा पॉजिटिव है। प्रक्रमण कौशल अर्जित करना ये भी हमारा पॉजिटिव। वैज्ञानिक साक्षरता अर्जित करना ये भी हमारा पॉजिटिव है। तो इसलिए आंसर हमारा क्या हो जाएगा, केवल बी जो होगा वो हमारा विज्ञान शिक्षण का उद्देश्य नहीं होगा। ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 ने इस बात को प्रबल समर्थन किया कि उच्च प्राथमिक स्तर पर विज्ञान शिक्षण को क्या कहते हैं हम। तो विज्ञान शिक्षण को विषय सीखने सिखाने के लिए रचनावादी उपागम का अनुसरण करना होता है। ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, डी हो जाएगा। तो जो 2005 का राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा है उसमें विषय सीखने सिखाने के लिए रचनावादी उपागम का अनुसरण करना को दिए गए हैं। ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, डी हो जाएगा। क्वेश्चन है, उच्च प्राथमिक स्तर पर विज्ञान पाठ्यचर्या की संज्ञानात्मक वैधता की यह मांग है कि उसे शिक्षार्थियों की आयु की दृष्टि से उपयुक्त और बोधन स्तर की पहुंच के भीतर होनी चाहिए। ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, ए ही हो जाएगा। उच्च प्राथमिक स्तर पर विज्ञान पाठ्यचर्या की संज्ञानात्मक वैधता की यह मांग है कि उसे शिक्षार्थियों की
जब भी शिक्षार्थियों रहे अगर ऑप्शन में, तो समझ जाइए कि वो हमारा क्या है, ऑप्शन ज़्यादा करके 90% हमारा होने का चांस रहता है, जिसमें बालक और शिक्षार्थियों के बारे में कहा जा सकता है। उसे शिक्षार्थियों की आयु की दृष्टि से उपयुक्त और बोधन स्तर की पहुंच के भीतर होना चाहिए, इसलिए ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा वैज्ञानिक प्रवृत्ति वाले व्यक्ति के व्यक्तित्व विशेषता को प्रदर्शित नहीं करता? इसमें बता रहा है कि नहीं करता, कौन सा नहीं करता, तो प्रमाण मांगना, या तर्क संगत चिंतन, या व्यापक सोच, या हमारा पक्षपाती राय। तो ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा, जो कि सही हो जाएगा, बाकी सब गलत हो जाएंगे। ये प्रदर्शित नहीं करता है पक्षपाती राय, व्यापक सोच, तर्क संगत चिंतन और प्रमाण मांगना, तो ये सब जितने हैं पॉजिटिव है, और ये हमारा जो है ये निगेटिव है, तो इसलिए ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा, उच्च प्राथमिक स्तर की कक्षाओं की एनसीईआरटी की पुस्तकों में दैनिक जीवन से संबंधित व्यापक संख्या के प्रश्न शामिल किए गए हैं जिन्हें हल नहीं किया गया है। ऐसा इसलिए ताकि आकलन के लिए शिक्षकों के पास एक अच्छा प्रश्न भंडार है, ये हमारा गलत है। शिक्षार्थी इन प्रश्नों को वैज्ञानिक के पास भेजकर उनके उत्तर प्राप्त कर सकते हैं, ये भी हमारा गलत है। शिक्षक गृह कार्य के लिए इन प्रश्नों का उपयोग कर सकते हैं, ये भी हमारा गलत है। शिक्षार्थी विभिन्न स्रोतों की खोज करते हुए इन प्रश्नों के उत्तर प्राप्त कर सकें, ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, जो कि सटीक आंसर हमारा डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी जो है सही है, विद्यार्थी विभिन्न स्रोतों की खोज करते हुए इन प्रश्नों के उत्तर प्राप्त कर सकें, ये हमारा डी सही होगा। क्वेश्चन है, कक्षा 8 को क्लिनिक थर्मामीटर पढ़ने का सही तरीका बताते समय नेहा बरती जाने वाली निम्नलिखित आवश्यक सावधानियां का उल्लेख करती हैं। तो क्या करती हैं, इसमें थर्मामीटर के मरकरी स्तर को दृष्टि रेखा के स्तर में लाकर पठन करें, ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, डी हो जाएगा, यही हो जाएगा ऑप्शन। क्लिनिक थर्मामीटर पढ़ने का सही तरीका बताते समय नेहा बरती जाने वाली निम्नलिखित आवश्यकता सावधानियों को उल्लेख करती हैं, जैसे थर्मामीटर के मरकरी स्तर को दृष्टि रेखा के स्तर में लाकर पठन करें। अच्छा, ऑप्शन और भी देख लेते हैं। थर्मामीटर को प्रयोग से पहले और बाद में गर्म पानी से धोना चाहिए, ये गलत है। थर्मामीटर को पढ़ते समय उसे बल्ब की तरफ से नहीं पकड़ना चाहिए, ये भी हमारा गलत है। थर्मामीटर का प्रयोग करते समय पहले यह सुनिश्चित कर ले कि उसका मरकरी स्तर 35 डिग्री सेल्सियस से कम है, ये भी हमारा गलत है। तो इसका आंसर जो है वो हमारा ये बता रहा था कि यहाँ पे सावधानियाँ जो है सावधानियाँ का उल्लेख मतलब कौन सा, ये इसमें हमारा जो सेंटेंस करता है, तो हमारा डी जो है वो करता है कि थर्मामीटर के मरकरी स्तर को दृष्टि रेखा के स्तर में लाकर पठन करें, ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा। प्रश्न है, कक्षा 8 के लिए एनसीईआरटी की पाठ्य पुस्तकों के अभ्यासों में गतिविधि एवं परियोजना भाग रखने का मुख्य उद्देश्य जो है कौन सा है? आधारभूत संकल्पनाओं की गहन समझ को बढ़ाना, या दूसरों के साथ प्रतिस्पर्धा करने के लिए शिक्षार्थियों को अवसर उपलब्ध कराना। तो ऑप्शन फ्रेंड्स हमारा ई हो जाएगा, क्योंकि ये जो है ये बताता है कि गहन समझ को बढ़ाना। तो गहन समझ जिस ऑप्शन में अगर आ जाए वो समझिए कि हमारा क्या होगा, पॉजिटिव ऑप्शन होता है, नेगेटिव कभी भी नहीं हो सकता। तो आधारभूत संकल्पनाओं की गहन समझ को बढ़ाना, आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा। क्वेश्चन है, विज्ञान प्रदर्शनी के आयोजन का मुख्य उद्देश्य है। तो विज्ञान प्रदर्शनी के आयोजन का मुख्य उद्देश्य शिक्षार्थियों को प्रायोगिक कौशल के आधार पर ग्रेड नहीं, इसमें ग्रेड की बात नहीं बोलना चाहिए, दूसरों के साथ प्रतिस्पर्धा करने के लिए शिक्षार्थियों को अवसर उपलब्ध कराना। दूसरों के साथ क्यों? अपने सृजनात्मक कौशल का प्रदर्शन करने के लिए शिक्षार्थियों को अवसर उपलब्ध कराना, ये हमारा सही हो जाएगा सी, क्योंकि यहाँ पे अवसर बोला गया है और भी किसको, शिक्षार्थियों को। तो आपको बताए थे जब भी शिक्षार्थियों के बारे में अगर अवसर के बारे में बात किया जाए, रचनात्मक या आगमन, तो ये सब हमारे जितने भी हैं ये सब हमारे पॉजिटिव हो जाते हैं। ये सब अगर जहाँ भी दिखें तो आप समझिए कि शिक्षार्थियों के बारे में बोला जाए, और वो भी सृजनात्मक कौशल के बारे में अगर बोला जाए कि शिक्षार्थियों को अवसर उपलब्ध कराना, तो ये सबसे हमारा एप्रोप्रिएट आंसर हो जाएगा, सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, विज्ञान शिक्षक के पद के लिए साक्षात्कार देने वाले 4 अभ्यर्थियों को द्रवों और गैसों द्वारा
आदाब प्रकरण तथा कक्षा 8 के शिक्षार्थियों को एक निर्देशन पाठ देने के लिए कहा गया है, जो कि भिन्न भिन्न अभ्यर्थियों द्वारा भिन्न भिन्न उपागमों का अनुपालन किया गया। तो 145 का देख लेते हैं, ऑप्शन भी थोड़ा सा देख लेते हैं इसका। तो ऑप्शन है हमारा श्याम पट पर आरेख की सहायता से संबंधित संकल्पनाओं की विस्तृत व्याख्या करना, ये गलत है। विभिन्न संकल्पनाओं को स्पष्ट करने के बाद चर्चा का आयोजन करना, ये भी हमारा गलत है। हस्तपरक शिक्षार्थी गतिविधियों के बाद चर्चा का आयोजन करना, ये हमारा सही है, क्योंकि हस्तपरक शिक्षार्थी गतिविधियों के बाद चर्चा करना, क्योंकि अपने ही हाथ से शिक्षार्थी गतिविधि करते हैं और उसके बाद से उस पर चर्चा होता है। तो ये हमारा सबसे ही अप्रोप्रिएट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, विज्ञान शिक्षण में कक्षा कक्षीय प्रश्नों की तकनीक का डैश के लिए प्रभावी रूप से प्रयोग किया जा सकता है। चलते हैं ऑप्शन पे, सीखने का स्तर सुनिश्चित करना, ये हमारा गलत है। समस्या समाधान कौशलों का विकास करना, ये हमारा सही है, क्योंकि समस्या जितने भी हैं उसका समाधान और कौशलों का विकास करना, ये सबसे ही हमारा आंसर जो है सटीक आंसर होता है। कक्षा में अनुशासन बनाए रखना जरूरी नहीं है। नवाचार एवं सृजनात्मकता को बढ़ावा देना, ये भी सही नहीं है, क्योंकि आंसर हमारा क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। छात्रों में समस्याओं को सुलझाने के लिए कौशल को विकसित करने के लिए कक्षा में पूछताछ का इस्तेमाल किया जा सकता है, ये सबसे ही हमारा पॉजिटिव आंसर होगा। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, हमारा बी हो जाएगा। क्वेश्चन है, खाद्य पदार्थों में प्रोटीन की उपस्थिति का परीक्षण करने के कुछ चरण नीचे दिए गए हैं, ये चरण सही क्रम में नहीं है। कौन से इसमें जो है वो नहीं है, ये बताना है। तो खाद्य पदार्थ का कुछ भाग प्रश्नली में लेकर इनमें 10 बूंद जल डालिए और प्रश्नली को मिलाइए। परीक्षण किए जाने वाले खाद्य पदार्थ का पाउडर अथवा पेस्ट बनाइए। प्रश्नली में 10 बूंद कास्टिक सोडा विलयन की डालिए और भली भांति हिलाइए। इसमें 2 बूंद कॉपर सल्फेट विलयन की मिलाइए। इन चरणों का सही क्रम में यहाँ पे दिया हुआ है, ABDC जो हमारा है। तो ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। पहले होगा हमारा परीक्षण किए जाने वाले खाद्य पदार्थ का पाउडर अथवा पेस्ट बनाइए, पहले 1 हमारा ये हो जाएगा। उसके बाद से हमारा खाद्य पदार्थ का कुछ भाग प्रश्नली में लेकर इसमें 10 बूंद जल डालिए और प्रश्नली को हिलाइए, तो ये हमारा सेकंड हो जाएगा। और इसमें 2 बूंद कॉपर सल्फेट विलयन को मिलाइए, तो ये हमारा हो जाएगा थर्ड हो जाएगा। और प्रश्नली में 10 बूंद कास्टिक सोडा विलयन की डालिए और भली भांति हिलाइए, ये हमारा क्या हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। क्वेश्चन है, नीचे दिए गए कौन से पद किसी पुष्प के मादा भाग को संगठित करते हैं। तो कौन सा हो जाएगा, वर्तिकाग्र हो जाएगा, अंडाशय हो जाएगा, वर्तिका हो जाएगा। ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। वर्तिकाग्र, अंडाशय एवं वर्तिका किसी पुष्प के मादा भाग को संगठित करते हैं। ये पौधे के जायांग में पाए जाते हैं। वर्तिका अंडाशय के ऊपर का लंबा एवं पतला भाग होता है, जबकि वर्तिकाग्र वर्तिका का सबसे ऊपरी का भाग होता है जो चिपचिपा होता है। इससे आंसर हमारा क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, जो कि इसका आंसर सही होगा। अगला क्वेश्चन है, किसी अस्थि को गति प्रदान करने के लिए कितनी पेशियां मिलकर संयुक्त रूप से कार्य करती है। तो दो अस्थि जो है वो कभी भी जब मिलेगी तो गति प्रदान करने के लिए एगोनिस्टिक और एगोनिस्ट की पेशियां मिलकर संयुक्त रूप से कार्य करती हैं। एगोनिस्ट पेशियां काम करने वाली होती हैं, जबकि चोट को रोकने और हड्डियों की हलचल को नियंत्रित करने के लिए एटगोनिस्ट मांसपेशियां एनोपिस्ट मांसपेशियों के विरुद्ध कार्य करती है। इसलिए आंसर हमारा क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। कि किसी अस्थि को गति प्रदान करने के लिए कितनी पेशियां मिलकर संयुक्त रूप से कार्य करती हैं, तो 2, कम से कम 2। अगला क्वेश्चन है, उस समुच्चय का चयन कीजिए जो किसी आवास के केवल जैविक अवयवों का निरूपण करता है। तो क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, हमारा बी हो जाएगा, जो कि कीट हो जाएगा, मेढक हो जाएगा, मछली हो जाएगा और जलीय पादप हो जाएंगे। क्यों, क्योंकि निवास स्थान के 2 यानी जैविक और अजैविक घटक जो हैं होते हैं। जैविक घटकों में कीट, मेढक, मछली, जलीय पादप आदि जीव निवास करते हैं। इसलिए आंसर हमारा क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, हमारा बी हो जाएगा इसका। चलिए फ्रेंड्स, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नीचे दिए गए जंतु कोशिका के आरेख में ए, बी, सी और डी भागों का सही नामांकन क्या है। तो चलिए इसको देखते हैं। ये हमारा कोशिका है, इसमें बताना है कि
ये जंतु कोशिका के एक आरेख दिए गए हैं, इसमें बताना है कौन सा कोशिका झिल्ली है, कौन सा प्लास्टिड है। तो जंतु कोशिका में तो प्लास्टिड आता नहीं है हमारा, तो ये हमारा जो हो जाएगा ये क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, तो ये हमारा जो हो जाएगा वो कोशिका झिल्ली हो जाएगा। ये जो हो जाएगा कोशिका, ये झिल्ली हो जाएगा। और बी जो हमारा हो जाएगा, ये बी जो है ये हमारा क्या है ये फ्रेंड्स, बी जो हमारा रिक्तिका हो जाएगा। क्या हो जाएगा, रिक्तिका। बी जो हो जाएगा हमारा रिक्तिका हो जाएगा। सी जो हमारा ये बीच का है, ये क्या होगा, बीच में हमारा क्या रहता है, तो केंद्रक रहता है, तो क्या हो जाएगा, केंद्रक हो जाएगा। उसके बाद से डी, तो डी में हमारा क्या है, डी जो है ये बीच का, तो कोशिका द्रव हो जाएगा। जो ये हमारा ये रहता है ये सब, तो ये हमारा क्या हो जाता है, कोशिका द्रव हो जाएगा, कोशिका द्रव हो जाएगा। तो चलिए हम देख लेते हैं, ये हमारा कोशिका झिल्ली, बी रिक्तिका, केंद्रक और कोशिका द्रव। तो किसमें, ऑप्शन में देख लेते हैं, कोशिका झिल्ली, रिक्तिका, कोशिका झिल्ली प्लास्टिड है, कोशिका झिल्ली, कोशिका भित्ति है, कोशिका भित्ति है, कोशिका झिल्ली, रिक्तिका। ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। फर्स्ट में कोशिका झिल्ली, बी में रिक्तिका, सी में केंद्रक और डी में हमारा कोशिका द्रव। तो ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, जो कि सही आंसर होगा। क्वेश्चन है, किसी गतिमान कार के पथमापी ओडोमीटर का प्रातः 8 बजे पाठ्यांक 36,540 किलोमीटर है तथा प्रातः 10 बजे पाठ्यांक 36,660 किलोमीटर है। तो यदि कार टेढ़े मेढ़े पथ पर आसमान चाल से गति करती है तो कार की औसत चाल मीटर प्रति सेकंड में क्या होगी, बताना है। तो फ्रेंड्स मैं ये बताना चाहता हूँ कि ऐसा क्वेश्चन जो है मैंने इसके प्रीवियस पिछले वाले वीडियो में मैंने पढ़ाया था। तो इसमें बहुत ही ईजी है हमारा। पहले तो हम टाइम देखते हैं, तो मेरा यहाँ पे 10 बज रहा है, यहाँ पे हमारा 8 बज रहा है। तो हम टाइम में से इस टाइम को घटा लेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 2 घंटे हो जाएगा। और इसमें से और 36,660 में से और 36,540 में से जब हम घटाएंगे तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, 120 किलोमीटर आएगा। अब देखिए फ्रेंड्स, 1 घंटे में हमारे कितने सेकेंड होते हैं, 3600 सेकेंड होते हैं। तो यहाँ पे 3600 सेकेंड में हम क्या करेंगे, जो हमारे 2 घंटे का आया है, 1 घंटे में 3600 सेकेंड होते हैं, 1 आवर में हमारे 3600 सेकेंड होते हैं, तो 2 आवर में कितने सेकेंड होंगे, तो 7200 सेकेंड होंगे। आंसर हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हमारा जो हो जाएगा वो इसमें नहीं दिया है आंसर हमारा। और फ्रेंड्स ये हमारा जो है ध्यान से देखिएगा कि कार की जो औसत है वो मीटर प्रति सेकंड में पूछ रहा है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, हमारा 1 से 20 किलोमीटर जो है फ्रेंड्स, ये तो मैंने घंटा का निकाला है कि 1 घंटे में 3600 सेकंड्स होते हैं, तो 2 आवर्स में हमारे ये 7200 सेकेंड होंगे। तो हम क्या करेंगे इसमें, हम मीटर प्रति सेकंड में करने के लिए हम 1 से 20 में 1000 से गुना करते हैं और हम 7200 से भाग करेंगे। तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गया हमारा, उसके बाद से ये हो जाएगा हमारा 36 दूना 72, ये हो जाएगा 5, और ये हो जाएगा हमारा 18 दूना 36, ये हो जाएगा 60, और ये हो जाएगा हमारा 3 छक 18, ये हो जाएगा 10। तो 50/3 हो गया। 50/3 को अगर हम काटते हैं तो आंसर हमारा आ जाएगा, ए हो जाएगा। ऑप्शन हमारा 17 पॉइंट समथिंग आएगा, जो कि ऑप्शन हमारा ए हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स कि आपको समझ में आया होगा। चलते हैं नेक्स्ट वीडियो, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन है, किसी छात्र के पास हल्दी का गाढ़ा पेस्ट है और इस पेस्ट को हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और सोडियम हाइड्रोक्साइड के जलीय विलयन में अलग अलग डालने पर यह किन रंगों का परीक्षण करेगा। तो फ्रेंड्स जो है हल्दी का गाढ़ा एक पेस्ट होता है और उस पेस्ट में अगर हम हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो है अगर हम डालते हैं तो इसमें जो है अम्ल के साथ मिलने वाला हल्दी का रंग जो है वो हमारा क्या होता है, तो इसमें पीला होता है। क्या होता है, पीला होता है। और सोडियम हाइड्रोक्साइड में हमारा क्या होता है, मिलाने पे हमारा लाल होता है, याद रखिएगा। तो देखते हैं ऑप्शन में हमारा क्या होता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में गुलाबी गलत है, नीला ये भी गलत है हमारा, पीला ये सही है हमारा, और लाल ये सही है हमारा। डी ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि हल्दी का जो कलर है उस हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में अगर हम डालते हैं तो उसमें हमारा पीला होता है, और जैसे ही हम सोडियम हाइड्रोक्साइड में डालते हैं तो उसमें हमारा क्या होता है, लाल होता है। तो ये बहुत ही अभी भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको नोट अप कर लीजिएगा या स्क्रीनशॉट करके इसको
ठीक से देख लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन है क्षुद्रांत के दीर्घतम रसांकुर के संदर्भ में नीचे दिए गए कथनों का अध्ययन कीजिए। ये है, ये अंगुली के समान उभरी हुई संरचनाएं होती हैं और इनकी संख्या हजारों में होती हैं। इनकी भित्ति बहुत पतली होती है। इनमें उनकी सतह के निकट सूक्ष्म रुधिर वाहिकाओं का जाल फैला रहता है, या इनमें महीन छिद्र होते हैं जिनमें भोजन आसानी से गुजर सकता है। तो 125 का आंसर जो है वो हमारा क्या हो जाएगा, 125 का आंसर जो हमारा ई हो जाएगा, जो कि यह इसमें फर्स्ट सेकेंड थर्ड जो है ये हमारा सही होगा। बोल रहा है कि दीर्घरुम को पचे हुए भोजन को अवशोषित करने योग्य बनाने वाले कथन कौन कौन से हैं। तो ये हमारे फर्स्ट सेकेंड और थर्ड हो जाएंगे, जो कि ये उंगली के समान उभरी हुई संरचनाएं होती हैं और इनकी संख्या हजारों में होती है, ये सही हो जाएगा। इनकी भित्ति बहुत पतली होती है, ये भी सही हो जाएगा। इनमें उनकी सतह के निकट सूक्ष्म रुधिर वाहिकाओं का जाल फैला रहता है, ये भी हो जाएगा। इनमें महीन छिद्र होते हैं जिनमें भोजन आसानी से गुजर सकता है, ये गलत है, ये नहीं होगा। तो 1 2 3 ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा। क्वेश्चन है नीचे कुछ खाद्य पदार्थ दिए गए हैं, इसमें बताना है उबले और पिसे आलू, उबले और चबाए हुए चावल दिया गया है, रोटी ब्रेड का एक टुकड़ा दिया गया है, चीनी शर्करा का एक घोल दिया गया है और नारियल का तेल दिया गया है। तो आयोडीन घोल के साथ परीक्षण करने पर उपरोक्त में से कौन सा नीला काला रंग प्रदान करेंगे। इसमें से बताना है कौन सा जो है हमारा नीला काला रंग प्रदान करेंगे। 126 का आंसर हमारा क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, जो कि फर्स्ट और थर्ड हो जाएगा। उबले और पिसे आलू फर्स्ट हो जाएगा और हमारा थर्ड हो जाएगा रोटी ब्रेड का एक टुकड़ा हो जाएगा, जो कि ऑप्शन हमारा ई और मतलब ए 1 और थर्ड हो जाएगा, फर्स्ट और थर्ड हो जाएगा। ई नहीं होगा, सेकंड नहीं होगा, क्योंकि उबले और चावल इसमें जो है हमारा खाद्य पदार्थ जो है वो नीला काला नहीं होगा। ठीक है, तो हमारा क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा ऑप्शन हमारा, 1 और थर्ड हो जाएगा। क्वेश्चन है कक्षा 8 के छात्रों को कमानीदार तुला की सही उपयोग विधि पढ़ाते समय गुंजन ने नीचे दिए गए चरणों जो सही क्रम में नहीं दिए गए हैं का पालन करने के लिए कहा, जो कि शून्यांक त्रुटि नोट करना, वास्तविक पाठ्यांक परिकलित करना और अंशांकित पैमाने पर संकेतक की स्थिति नोट करना और कमानीदार तुला का अल्पमांक रिकॉर्ड करना। तो इसमें से बताना है जो हमारा ये पालन कर रहा है इसका। तो 127 का आंसर क्या हो जाएगा हमारा, देख लेते हैं। इसमें 1 4 3 2 है। तो चलिए फ्रेंड्स पहले देख लेते हैं हमारा शून्यांक त्रुटि नोट करना, तो ये कब होगा। तो ये हमारा जो ये तो फर्स्ट में ही होगा हमारा शून्यांक त्रुटि नोट करना। पहले सबसे पहले हम जब कमानीदार तुला को जब हम ऐसे दिया रहेगा नोट करने के लिए, तो सबसे पहले हम शून्यांक पहले देख लेंगे कि हमारा शून्यांक है या नहीं है हमारा। उसके बाद से हम क्या करेंगे, उसके बाद से हम ये तो हमारा फर्स्ट हो गया, ऐसे लिखते चलते हैं ताकि आपको समझ में आएगा। और कमानीदार तुला का अल्पमात्रक रिकॉर्ड करना, ये हमारा सेकंड हो जाएगा, ये हमारा सेकंड हो जाएगा फ्रेंड्स। थर्ड हमारा कौन सा होगा, तो थर्ड हमारा जो होगा वो होगा हमारा अंशांकित पैमाने पर संकेतक की स्थिति नोट करना, ये हमारा थर्ड हो जाएगा। और फोर्थ होगा वास्तविक पाठ्यांक परिकलित करना, जो एकदम सही है उसको लास्ट में बताना, तो ये हमारा 2 हो जाएगा। तो देख लेते हैं, पहले हमारा क्या होगा, 1 होगा, उसके बाद से 4 होगा, उसके बाद से 2 1 4 3 2 होगा। सॉरी फ्रेंड्स, ये फोर्थ हमारा लास्ट का है, 4 मैंने लिख दिया है। सबसे पहले क्या होगा 1 1 4 1 4 3 2 1 4 3 2 किस में है, ए में ही है हमारा, 1 4 3 2 ऑप्शन ए में ही है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है हमारा उच्च प्राथमिक स्तर पर विज्ञान सीखने के नीचे दिए गया कौन सा उद्देश्य जो है वांछनीय उद्देश्य नहीं है, इसमें से ये बताना है हमारा। तो आवश्यक प्रक्रिया कौशल अर्जित करना ये होगा, या हमारा प्रतियोगी परीक्षाओं में अच्छा प्रदर्शन करना, या वैज्ञानिक साक्षरता अर्जित करना, या तार्किक सोच विकसित करना। तो आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा, इसमें जो हो जाएगा उच्च प्राथमिक स्तर पर विज्ञान सीखने का नीचे दिए गए कौन सा उद्देश्य वांछनीय उद्देश्य नहीं है, तो हमारा जो है बी जो है नहीं है, क्योंकि प्रतियोगी परीक्षाओं में अच्छा प्रदर्शन करना ये हमारा वांछनीय उद्देश्य नहीं है विज्ञान सीखने का। विज्ञान सीखने का आवश्यक प्रक्रिया कौशल अर्जित करना ये सही है, वैज्ञानिक साक्षरता अर्जित करना ये सही है, तार्किक सोच विकसित करना ये हमारा सही है। तो जो हमारा नहीं है वो कौन सा है, प्रतियोगी परीक्षाओं में अच्छा प्रदर्शन करना। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स हमारा
विज्ञान परीक्षण में रोल प्ले की तकनीक को एक प्रभावी नीति मानने का कारण यह है कि यह छात्रों की सामाजिक कुशलता को बढ़ावा दे सकती है, या यह अधिगम प्रक्रिया में एकसरता को तोड़ना सुनिश्चित करती है, या यह वास्तविक जीवन में किसी की भूमिका को अच्छी प्रकार से समझना सुनिश्चित करती है, या यह अधिगम प्रक्रिया में छात्र की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करती है। तो इसमें से बताना है हमारा कौन सा होगा। 129 का आंसर हमारा क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, जो कि यह अधिगम प्रक्रिया में छात्र की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करती है। बताएं फ्रेंड्स मैंने कि छात्र के बारे के हित में जो सक्रिय भागीदारी के बारे में बोला जाएगा वो हमारा अप्रोप्रिएट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा। डी जो है हमारा वो सही आंसर होगा इसका। क्वेश्चन है, विज्ञान को प्रश्न करना, खोजबीन करना, स्वयं करना और अन्वेषण करना माना जाता है। विज्ञान शिक्षण के समय दीपिका द्वारा कराए गए नीचे दिए गए क्रियाकलापों में से कौन सा मानदंडों को संतुष्ट करने के लिए सबसे उपयुक्त है। तो चलते हैं फ्रेंड्स ऑप्शन। तो फर्स्ट ऑप्शन है पर्यावरणीय समस्याओं पर वाद विवाद करना, या ध्वनि की प्रकृति पर परियोजना कार्य, या सूक्ष्म जीवों पर यूनिट टेस्ट, या सामान्य रोगों पर सामूहिक चर्चा। तो इसका आंसर जो हो जाएगा हमारा सबसे विज्ञान को प्रश्न करना या खोजबीन करना, स्वयं करना और अन्वेषण करना ये माना जाता है। तो इसमें कौन सा हमारा हो जाएगा, जो कि बी हो जाएगा हमारा, ध्वनि की प्रकृति पर परियोजना कार्य करना। क्या हो जाएगा हमारा, बी हो जाएगा ऑप्शन, जो कि उच्च प्राथमिक स्तर पर छात्रों को विषय का बोध कराने के लिए वास्तविक जीवन के अनुभवों का सहारा लेना चाहिए, और इस संदर्भ में परियोजना कार्य प्रोजेक्ट वर्क शिक्षण का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, जो कि छात्रों के सर्वांगीण शारीरिक एवं मानसिक विकास में सहायक होता है। और परियोजना कार्य के माध्यम से छात्र जो है विश्लेषणात्मक एवं सामाजिक उत्तरदायित्वों का निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उपयुक्त प्रश्न में से ध्वनि की प्रकृति परियोजना कार्य जो है वो सबसे उपयुक्त होगा, इसलिए आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा, आंसर हमारा बी हो जाएगा इसका सटीक आंसर। क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005 में यह अनुशंसा सिफारिश की गई है कि उच्च प्राथमिक स्तर पर विज्ञान शिक्षण में अधिक बल दिया जाना चाहिए। तो पाठ्य पुस्तक में अभ्यास के सभी प्रश्नों के उत्तर देने के लिए, या परीक्षाओं में विद्यार्थियों के प्रदर्शन में सुधार लाने के लिए, या कक्षा की पढ़ाई को विद्यालय के बाहरी जीवन से संबंधित करने के लिए, या पाठ्य पुस्तक में दिए गए सभी वैज्ञानिक पदों को याद करने के लिए। तो हमारा 131 का आंसर हमारा क्या हो जाएगा, जो है सी हो जाएगा, जो कि कक्षा की पढ़ाई को विद्यालय के बाहरी जीवन से संबंधित करने के लिए ये हमारा सबसे अच्छा होगा, जो कि राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005 में यह अनुशंसा की सिफारिश की गई है कि बाहरी जीवन से संबंधित जो है पढ़ाई को विद्यालय से जोड़ें, मीन्स कि कक्षा की पढ़ाई को विद्यालय के बाहरी जीवन से संबंधित इसको जोड़ें और करने के लिए इसका प्रयास किया गया। अगला क्वेश्चन है हमारा, गीता कक्षा 8 के छात्रों को मानव नेत्र विषय पढ़ाने के लिए पाठ्य योजना बना रही है, और नीचे दिए गए क्रियाकलापों में से किसी पाठ्य योजना में सम्मिलित करने पर पाठ अधिक प्रभावी बन सकता है और छात्रों की संबंधित संकल्पनाओं को अच्छी तरह समझ में सहायता कर सकता है। तो बताना है, तो चलते हैं ऑप्शन पे। छात्रों के क्रियाकलापों और कक्षा में पारस्परिक प्रश्नोत्तर का उपयोग करना, या मानव नेत्र का मॉडल का निर्देशन करना और अच्छा गृह कार्य करना, या कक्षा में छात्रों को नोट लिखवाना। तो ये तो होगा नहीं, अच्छा गृह कार्य करना ये भी नहीं होगा, मानव नेत्र का मॉडल निर्देश करना ये भी नहीं होगा। हमारा ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा, जो कि छात्रों के क्रियाकलापों और कक्षा में पारस्परिक प्रश्नोत्तर का उपयोग करना, क्योंकि कक्षा में पारस्परिक मतलब मिलके अपने में प्रश्नों का उपयोग करना कि कैसा होगा क्रियाकलाप। तो ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, जो कि सही आंसर होगा। ये हमारा क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा जो है हमारा 2005 की सिफारिशों के आधार पर एनसीईआरटी की विज्ञान की पुस्तकों में अधिक बल दिया गया है। तो चलते हैं ऑप्शन पे। ऑप्शन हमारा, रटने की प्रवृत्ति को हतोत्साहित करना, तो ये तो होगा ही नहीं। विज्ञान की पाठचर्या को विभिन्न कार्य क्षेत्रों के बीच तीक्ष्ण सीमाएं बनाए रखना, या छात्रों को सक्रिय अधिगम अनुभव प्रदान करने पर, या वैज्ञानिक पदों की यथार्थ परिभाषाएं सीखने पर। तो इसका आंसर हमारा क्या हो सकता है, इसका आंसर जो है हमारा डी होगा, जो कि हमारा 1 और 3 होगा। मीन्स रटने की प्रवृत्ति को हतोत्साहित करने की
इसलिए फ्रेंड्स मैंने ये बोला है कि हतोत्साहित करने की, यहाँ पे बोला कि रटने की, मीन्स कि रटना की प्रवृत्ति जो है उसको ख़त्म करना है, उसको हटाना है। तो ये हमारा आंसर होगा, एक होगा और हमारा 3 होगा, 1 और 3 होगा। छात्रों को सक्रिय अधिगम अनुभव प्रदान करने की, ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, 1 और 3 हो जाएगा। तो ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, विज्ञान शिक्षिका द्वारा अपनाए नीचे दिए गए उपागमनों में से कौन सा उपागमन उस शिक्षिका की वैज्ञानिक मन स्थिति को दर्शाता है? तो बताना है इसमें। कक्षा में ऑप्शन पे चलते हैं। कक्षा में छात्रों को प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित करना, या अधिगम में बढ़ोतरी करने के लिए कठिन प्रश्न पत्र बनाना, या कक्षा में पूर्ण अनुशासन बनाए रखना, या यथासंभव शीघ्र प्रस्तावित पाठ्यक्रम को समाप्त करना। तो क्या होगा, 134 का आंसर हमारा क्या, कौन सा आंसर होगा? तो आंसर हमारा ई हो जाएगा, जो कि कक्षा में छात्रों को प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित करना। ऑप्शन ई हमारा हो जाएगा, सही होगा। क्वेश्चन है, वैज्ञानिक विधि के लिए सामान्यतः निम्नलिखित चरणों का पालन करने की ये चरण उचित क्रम में नहीं लिए गए हैं, सिफारिश की जाती है। तो परिकल्पना का परीक्षण, परिकल्पना बनाना, या समस्या की पहचान, या आंकड़ों का एकत्र करना, या निष्कर्ष निकालना। ये कौन सा हमारा 1 2 3 4 ऐसे होगा। चलिए फ्रेंड्स मैं इसको सजाता हूँ। तो 135 का इसको सजाना है, कैसे होगा? तो पहले तो हम समस्या की पहचान करेंगे सबसे पहले। तो हमारा ये फर्स्ट हो जाएगा। समस्या की पहचान करेंगे, हमारा क्या हो जाएगा, सबसे पहला हो जाएगा। उसके बाद से परिकल्पना बनाना, तो हमारा 2 हो जाएगा, परिकल्पना बनाएंगे। उसके बाद से थर्ड में हमारा आंकड़ों को एकत्र करेंगे, तो हमारा ये थर्ड हो जाएगा। और फोर्थ में क्या करेंगे फ्रेंड्स, तो परिकल्पना का परीक्षण करेंगे, ये हमारा फोर्थ हो गया। और फिफ्थ में क्या करेंगे, निष्कर्ष निकालना। तो हमारा सबसे निष्कर्ष निकालना जो होगा वो सबसे लास्ट में होगा। तो चलिए देख लेते हैं पहले क्या होगा। तो हमारा पहले होगा, पहले फर्स्ट में कौन होगा, 3 से स्टार्ट होगा हमारा 3। तो 3 में कौन कौन सा है, 3 2 4 3 1। तो हमारा 3 और 1 कहाँ है, 3 1, ये ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा, क्योंकि लास्ट में हमारा क्या हो जाएगा, लास्ट में क्या हो जाएगा, निष्कर्ष निकालना। ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। क्वेश्चन है, हस्तसिद्ध क्रियाकलाप और परियोजनाएं विज्ञान सीखने के अभिन्न अंग हैं, और इस अधिगम अनुभवों का मुख्य उद्देश्य जो है वह हमारा क्या है, का मुख्य उद्देश्य जो है वो क्या है हमारा? तो प्रयोगशाला में अनुशासन बनाए रखना, या विस्तारित अधिगम के लिए छात्रों के अवसर प्रदान करना, या प्रायोगिक कौशलों पर छात्रों का मूल्यांकन करना, या छात्रों को हर समय व्यस्त रखना। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, जो कि विस्तारित अधिगम के लिए छात्रों को अवसर प्रदान करना। ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, बी हो जाएगा। क्वेश्चन है, मानव उत्सर्जन तंत्र के विषय में नीचे दिए गए कथनों का अध्ययन कीजिए। इसमें जल में घुले हुए अपशिष्ट पदार्थ वृकों में मूत्र के रूप में पृथक कर लिए जाते हैं, या मूत्राशय में संचित मूत्र मार्ग जिसका दूसरा सिरा मूत्र रंध्र से जुड़ा होता है से होकर बाहर निकाल दिया जाता है, या मूत्र वाहिनियों से होता हुआ मूत्राशय में जाता है, या उपयोगी पदार्थों को रक्त में पुनः अवशोषित कर लिया जाता है। तो फ्रेंड्स हमारा जो है ये दिया गया है कि कौन सा हमारा इसको सजाना है हमारा, इसको प्रकथनों में दी गई प्रक्रियाओं को सही क्रम में इसको लिखना है। तो चलिए फ्रेंड्स मैं इसको सबसे पहले इसको सजा लेता हूँ। तो फर्स्ट हमारा आंसर जो होगा वो हमारा होगा, सबसे पहला होगा, फर्स्ट होगा, उपयोगी और हानिकारक दोनों ही प्रकार के पदार्थों से युक्त रक्त निस्यंदन के लिए रीकों में पहुंचता है। तो ये हमारा फर्स्ट हो जाएगा। उसके बाद हमारा उपयोगी पदार्थों को रक्त में पुनः अवशोषित कर लिया जाता है, ये हमारा 2 हो जाएगा। उसके बाद से हमारा क्या हो जाएगा, तो मूत्र वाहिनियों से होता हुआ मूत्राशय में जाता है, ये होगा फ्रेंड्स। लेकिन ये नहीं होगा, ये हमारे जल में घुले हुए अपशिष्ट पदार्थ वृकों में मूत्र के रूप में पृथक कर लिए जाते हैं, तो ये हमारा थर्ड होगा। और फोर्थ जो है हमारा कौन सा होगा, तो मूत्र वाहिनियों में होता हुआ मूत्राशय में जाता है, ये हमारा फोर्थ होगा। और फिफ्थ होगा, बाहर निकाल दिया जाता है, ये हमारा फिफ्थ होगा। जो बाहर निकाल दिया जाता है ये हमारा कब से सबसे लास्ट में होगा।
तो पहले देख लेते हैं। तो हमारा सबसे पहले कौन सा होगा हमारा, तो ये 5 होगा फर्स्ट वाला, और सेकंड 4 होगा। तो 5 4 किस में है हमारा, 5 4 डी में है, क्योंकि लास्ट में 2 है हमारा। लास्ट में हमारा 2 जो है, 1 2 3 4 5, हमारा 2 जो है वो लास्ट में होगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, जो कि ऑप्शन 5 4 1 3 2 हो जाएगा। इसको स्क्रीनशॉट फिर से आप कर सकते हैं। इसको मैं छोटा कर देता हूँ फ्रेंड्स, ताकि आप इसको स्क्रीनशॉट कर लें, इसको लिख लें, ताकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे बॉडी के लिए, क्योंकि ये सब एग्ज़ाम में जितने भी सीटेट के एग्ज़ाम है इसमें से हमारे आते ही आते हैं एक ना एक क्वेश्चन। अगला है प्रश्न, अमीबा के पादाप किस में सहायता करते हैं। तो अमीबा के पादाप जो है केवल गति देने में, या गति देने एवं भोजन पकड़ने में, या केवल भोजन का आभास कराने में, या केवल भोजन पकड़ने में। तो इसका आंसर जो हो जाएगा 138 का आंसर जो हमारा हो जाएगा वो हमारा बी हो जाएगा, जो कि गति देने एवं भोजन पकड़ने में अमीबा के पादाप इसमें सहायता करते हैं। ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा बी हो जाएगा। अमीबा एक कोशिकीय जीव है और यह गति देने एवं भोजन पकड़ने में पादाप और सूडोपीडिया को उपयोग में लाते हैं। पृष्ठ तनाव सिद्धांत एवं सॉल जेल सिद्धांत अमीबा के गमन की व्याख्या करने वाला मुख्य सिद्धांत है। तो क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा। क्वेश्चन है, नीचे कुछ जीव दिए गए हैं, ईस्ट, खटमल, जोंक, अमरबल और शैवाल, अमरबेल, शैवाल और हमारा जू है, और छत्रक है, मशरूम है और लाइकिन है। तो बताना है फ्रेंड्स, जो ये हमारे हैं ये कौन से परजीवियों में वर्गीकृत किए जाने वाले जीव हैं। तो चलिए, खटमल जो है ये हमारा हो सकता है, एक हो गया खटमल हमारा। सेकेंड हमारा जोंक भी हो सकता है, और हमारा अमरबेल भी हो सकता है, 3 हो गया। और 4 में हमारा क्या होगा, जू हो जाएगा, जू हो जाएगा। ईस्ट, शैवाल, ये मशरूम, लाइकिन ये सब नहीं होंगे। तो 1 2 3 4 खटमल, जोंक, अमरबेल। तो देख लेते हैं, सेकेंड है, ठीक है, थर्ड, उसके बाद से हमारा 4 है, 4 भी है, और उसके बाद से हमारा 6 है। तो ये ऑप्शन हमारा ई ही हो जाएगा, सही हो जाएगा। क्वेश्चन है, सूची 1 में वैज्ञानिकों के नाम दिए गए हैं और सूची 2 में कुछ खोज दी गई है। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग जो है ये पेंसिलिन की खोज किए थे, जो कि ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, ए का क्या हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा। 1 का हमारा, सॉरी 5 नहीं है, 4 है फ्रेंड्स, 1 का 4 हो जाएगा। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग जो है पेंसिलिन की खोज किए थे। और एडवर्ड जेनर जो है वो किसका खोज किए थे, एडवर्ड जेनर चेचक का टीका का खोज किए थे, जो कि इसमें 5 में है हमारा। और हमारा लुई पास्चर जो है, लुई पास्चर ये किनवन का किए थे, तो हमारा ये हो जाएगा 2 हो जाएगा। और रॉबर्ट कोच जो है वो हमारा एक्ट्रिस जीवाणु का खोज किए थे, तो ये हमारा फर्स्ट हो जाएगा। तो देख लिए 1 का क्या होगा, 4 होगा, बी का 5 होगा। तो ऑप्शन में हम देख लेते हैं, 1 का 4, बी का 5, 1 का 4, बी का 5, ऑप्शन हमारा सी में दिया हुआ है। 1 का 4, बी का 5, सी का 2 और डी का 1 हो जाएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा यहाँ पे इसको स्क्रीनशॉट कर सकते हैं आप। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है हमारा, जैवमंडल आरक्षण आरक्षित क्षेत्र से संबंधित सही कथन चुनिए। इसमें से बताना है कौन सा हमारा कथन सही होगा। तो ये वे क्षेत्र हैं जो क्षेत्र की जैव विविधता और संस्कृति को बनाए रखने में सहायता करते हैं। यही हमारा आंसर हो गया, फर्स्ट में ही पकड़ा गया। ये वे सुरक्षित क्षेत्र हैं जिन्हें वन जीव के मुक्त आवास और प्रकृति संपदा के उपयोग के लिए आरक्षित किया गया है, ये गलत है। ये वही सुरक्षित क्षेत्र हैं जो केवल विशेष क्षेत्रीय स्पेसीज के संरक्षण के लिए बनाए गए, ये भी गलत है। ये वे क्षेत्र हैं जो केवल पादप एवं जंतुओं के संरक्षण के लिए बनाए गए, ये भी गलत है। ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा, जो कि सही आंसर होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है हमारा, नीचे दिए गए कथनों का अध्ययन कीजिए और प्रोकैरियोटिक में केंद्रक नहीं होते हैं। एक कोशिका जीव में एकल कोशिका सभी कार्य करती हैं। नीले हरे शैवाल प्रोकैरियोटिक उदाहरण है। यूकैरियोटिक में केंद्रक झिल्ली सहित सुसंगठित केंद्र नहीं होता। तो 142 का आंसर हमारा क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। इसमें ऑप्शन में चलते, ये हमारा सी थर्ड तो होगा, नीले हरे शैवाल प्रोकैरियोटिक उदाहरण, ये भी हमारा आंसर होगा। और कौन कौन सा हो सकता है फ्रेंड्स, प्रोकैरियोटिक में केंद्रक नहीं होते हैं, तो ये भी हमारा सही होगा। और एक कोशिका जीव द्रव जो एकल कोशिका सभी कार्य करती है, ये भी हमारा सही होगा।
ये भी हमारा सही होगा। तो 1 और 2 और 3 ये सही हो जाएंगे। यूकेरियोटिक में केंद्रक झिल्ली सहित सुसंगठित केंद्रक नहीं होता है, तो ये हमारा गलत हो जाएगा। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, फर्स्ट सेकेंड थर्ड तीनों हो जाएगा। ऑप्शन हमारा फर्स्ट सेकेंड थर्ड जो है सी में दिया हुआ है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड तीनों हो जाएंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन दिए गए आरेख में मनुष्य के शरीर में 4 अंतःस्रावी ग्रंथियां स्थित हैं, ए बी सी डी और अंकित की गई है। तो चलिए फ्रेंड्स, ये जो है हमारा बता रहा है कि ये जो है हमारा कौन सा ग्रंथि है। तो ये जो है ये हमारा सर में होता है पीयूष ग्रंथि। कौन सा होता है, पीयूष ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि होता है। बी जो हमारा क्या है, ये बी जो हमारा क्या है, ये थायराइड ग्रंथि है, थायराइड ग्रंथि। सी हमारा क्या है, तो सी जो है हम एड्रिनल ग्रंथि है। कौन सा है, एड्रिनल ग्रंथि है। ठीक है फ्रेंड्स। और डी जो है हमारा क्या है, तो ये अग्नाशय है, ये हमारा क्या है, अग्नाशय। तो चलिए फ्रेंड्स, पीयूष ग्रंथि, ये थायराइड ग्रंथि, ए बी सी। तो पीयूष हमारा ए हो गया और थायराइड हमारा बी हो गया। तो देख लेते हैं ये हमारा इसमें कौन सा है, ये हमारा पीयूष ग्रंथि, बी थायराइड ग्रंथि, ए पीयूष ग्रंथि, बी थायराइड ग्रंथि, डी एड्रिनल ग्रंथि और डी अग्नाशय। तो ये हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा, जो कि सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नीचे दी गई किसी आयताकार पात्र में जल से भरी कोई द्रव भरा हुआ है, ए बी सी दिया हो गया है। द्रव दाब के विषय में निम्न में से सही कथन चुनना है। तो ये बताना है। तो सबसे जो नीचे रहेगा इसका दाब सबसे ज़्यादा होगा, इसका थोड़ा कम होगा, इसका सबसे कम होगा, जो ऊपर रहेगा। तो देख लेते हैं सबसे ज़्यादा दाब किसका है, सी है। उसके बाद से हमारा बी पे होगा, उसके बाद से ए पे होगा। तो ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रश्न दिया हुआ है कि आरेख में दर्शाए अनुसार S1 S2 S3 पृष्ठों पर प्रकाश गिर रहा है। तो पृष्ठ जिन पर आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर हैं कौन से हैं, S1 S3 या सभी तीनों पृष्ठ या S2 S3? बताइए फ्रेंड्स कौन से होंगे। तो हमारे सभी तीनों पृष्ठ जो हैं ये सभी आपतन कोण को दर्शा रहे हैं। आपतन कोण परावर्तन कोण के बारे में ये बता रहे हैं, S1 S2 S3। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। नीचे दिए गए मानव नेत्र के आरेख में ए बी सी डी द्वारा अंकित भागों का नामांकन किस प्रकार किया जाना चाहिए। तो बताइए फ्रेंड्स, ये हमारा दिया हुआ है कि परितारिका, पुतली, कॉर्नियर, लेंस, इसमें बताना है। तो फर्स्ट जो है हमारा वो क्या हो जाएगा, ये फर्स्ट जो है ये हमारा जो है ये पक्षाप पेशी हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, ये पक्षाप पेशी हो जाएगा फर्स्ट। बी जो हमारा हो जाएगा ये बी हमारा, तो बी हमारा क्या होगा, तो ये हमारा जो होता है ये परितारिका होता है। क्या होता है, परितारिका। सी जो है हमारा क्या होगा, तो सी जो हमारा होगा ये हमारा जो होता है ये लेंस होता है। और डी जो है हमारा क्या होगा, ये फर्स्ट जो कि सबसे ऊपर का जो फर्स्ट वाला भाग होता है वो हमारा क्या होता है, तो कार्निया होता है। क्या होगा, कार्निया। तो ये हमारा पक्षाप पेशी बी परितारिका देख लेते हैं। ए पक्षाप पेशी, बी परितारिका, सी लेंस और डी हमारा, तो ये हमारा बी में है। पक्षाप पेशी, बी परितारिका, सी लेंस और डी कार्निया। अगला क्वेश्चन है हमारा, मानव नेत्र के रेटिना पर बने किसी वस्तु के प्रतिबिंब जो है का प्रभाव रेटिना पर लगभग कितने समय तक बना रहता है। तो 1/15 सेकेंड तक बना रहता है। ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन है, नीचे दिए गए कथनों का अध्ययन कीजिए। शुष्क परिस्थितियों में बीजों का अंकुरण नहीं होता। पुष्पों का पादपों के विभिन्न भागों में स्थानांतरण घुली हुई अवस्था में ही होता है। ये कौन सा है, ये 140 हमारा 548 का है। और भी है इसके ऑप्शन, दो ही हम
थर्ड होगा विभिन्न समय अंतरालों पर फसलों को जल की आपूर्ति से मृदा के गठन में सुधार होता है। फसलों को जल की आपूर्ति से मृदा सनंद्र बनती है, जिसके कारण गैसों का विनिमय आदान प्रदान सरल हो जाता है। जल फसलों की पाले, शीत और गर्म वायु दोनों से रक्षा करता है। तो इसमें कौन कौन सा आंसर जो है वो हमारा हो सकता है? तो हमारा होगा ये इसमें फ्रेंड्स, इसमें जो हमारा होगा ये जल फसलों की पाले, शीत और गर्म वायु दोनों से रक्षा करता है। ये तो हमारा सही है, 5 सही है। और हमारा 4, 3 ये सही नहीं है। बाकी ये दो इधर नीचे जो दिए गए हैं ये हमारा सही होंगे। ये वाला शुष्क परिस्थितियों में बीजों का अंकुरण नहीं होता, ये सही होगा। और हमारा पुष्पों का पादपों के विभिन्न भागों में स्थानांतरण घुली हुई अवस्था में हुई होता है। तो 1 फर्स्ट हो जाएगा, सेकंड हो जाएगा और हमारा 5th हो जाएगा। तो ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है, नीचे दिए गए कथनों का अध्ययन कीजिए। गुणसूत्र केंद्रिका में स्थित होता है, जीन गुणसूत्रों में स्थित होता है। एक कोशिकीय जीव श्वसन और जनन करते हैं। कोशिका झिल्ली का सबसे महत्वपूर्ण कार्य कोशिका में पदार्थों के आवागमन को नियंत्रित करता है। तो कौन सा हो जाएगा इसमें हमारा? तो 149 का आंसर हमारा क्या हो जाएगा? इसको देख लेते हैं हम। ये डी हमारा हो जाएगा। 2 हो जाएगा, पहले जीन गुणसूत्रों में स्थित होता है। थर्ड, एक कोशिकीय जीव में श्वसन और जनन करते हैं। और फोर्थ में कोशिका झिल्ली का सबसे महत्वपूर्ण कार्य कोशिका में पदार्थों के आवागमन को नियंत्रित करना होता है। तो इसलिए आंसर हमारा क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। 2, 3 और 4 हो जाएगा। 2, 3 और 4 हो जाएगा। गुणसूत्र केंद्रिका में स्थित होता है, ये हमारा नहीं होगा। तो ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा। चलते हैं लास्ट क्वेश्चन पे। आज का लास्ट क्वेश्चन है ये हमारा। चिकित्सा के क्षेत्र में समस्याओं के अनुसंधान के लिए उपयोग किए जाने वाले पराश्रव्य ध्वनि उपकरणों के कार्य करने की आवृत्ति होती है। आवृत्ति कैसी होती है फ्रेंड्स? बताना है इसमें। 2000 हर्ट्ज और 20,000 हर्ट्ज के बीच में, या 20,000 हर्ट्ज से अधिक, या 20 हर्ट्ज से कम, या 20 हर्ट्ज से 2 लाख हर्ट्ज के बीच में। तो इसमें बताना है हमारा कौन सा आंसर हमारा हो जाएगा। वो 150 का आंसर हमारा हो जाएगा, बी हो जाएगा, जो कि 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है, जो अनुसंधान के लिए उपयोग किए जाते हैं चिकित्सा के क्षेत्र में। ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा? बी हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, हमारा वीडियो कैसा लगा? अगर हेल्पफुल लगा तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और दोस्तों को शेयर जरूर कीजिएगा। फिर नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स।